Hello guys, this is Maggie Raj and I would like to give a great thanks and a lot of wishing to all of the NDA Air Force and Navy students. Today I am going to discuss about the physics and this is the first lecture that's name is physical world. So let's be enjoy with physics and with me. Okay? So physical world, भौतिक जगत. So first of all we will discuss about the science. What is science? विज्ञान क्या है? So science arises through a Latin word scientia. Science word arises through the Latin word scientia, whose meaning is means to know. To know means knowledge. Okay? So this word science arises through the Latin word scientia, whose meaning is to know. To know means knowledge. यानी विज्ञान ये लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका मतलब होता है जानना. जानने का मतलब ज्ञान, नॉलेज. ओके, सो व्हाट इज साइंस? सो एवरीथिंग दैट्स गिव यू प्रूफ. हर वो चीज जो प्रूफ दे दे विज्ञान है. एवरीथिंग दैट्स गिव यू अ प्रूफ दैट इज साइंस. हर वो चीज जो आपको प्रूफ कर दे दैट इज साइंस. कैसे? पंखा है, ये चल करके प्रूफ कर रहा है कि मैं हवा दे रहा हूं. ओके, प्रूफ. अगर इसकी पत्तियां जो हैं सब डिसऑर्डर पे लगी होती तो ये हवा देता क्या? नहीं. अगर टेबल के चारों पाए एक ही कॉर्नर पे सेट कर दिया जाए तो क्या ये टेबल होती? नहीं ना. इसका रीअरेंजमेंट सुटेबल हो तो साइंस को क्या बोल सकते हैं? द सिस्टमैटिक एंड रीअरेंज्ड नॉलेज. द सिस्टमैटिक एंड रीअरेंज्ड नॉलेज ऑफ द नेचर इज कॉल्ड साइंस. यानी प्रकृति के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. ओके, सो अब देखते हैं ये विज्ञान कितने प्रकार का होता है. हाउ मेनी टाइप ऑफ दिस साइंस? सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ साइंस. कई प्रकार हैं इसके. जैसे फर्स्ट वन इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान. सेकंड केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान. थर्ड बायोलॉजी, जीव विज्ञान. ज्योग्राफिकल साइंस, भूगोल विज्ञान. अर्थ साइंस, भू विज्ञान. एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, खगोल विज्ञान. स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान. ओके, हमने बहुत सारे टाइप लिख दिया यहाँ पर साइंस के. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफिकल साइंस, अर्थ साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस एंड स्पेस साइंस. मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल विज्ञान, भू विज्ञान, अर्थ साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, खगोल विज्ञान, स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान. और भी सारे साइंस हैं, बट बेसिकली आप ये तीनों चीजें पढ़ते आए हुए हैं और यहाँ पर भी हम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. किसमें? फिजिक्स में, भौतिकी में. भौतिकी में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. सो व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी क्या है? ओके, सो फिजिक्स अभी आपने देखा ये भौतिकी जो है विज्ञान का एक प्रकार है. इट्स अ टाइप ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस. क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस. तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द मैटर, एनर्जी, देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, क्या है?
इन द नेचर मतलब प्रकृति में पदार्थ, ऊर्जा, इनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाएं और इनके स्थानांतरण के बारे में बताता है फिजिक्स। ओके, तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस about the matter, about the energy and their mutual interaction and transformation। मतलब ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, वह शाखा है जिसमें हम क्या, पदार्थ, ऊर्जा, उनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाएं और उनके स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, सो अब देखिएगा इस फिजिक्स को कितने पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया? 2 पार्ट में। ये हो जाएगा क्लासिकल फिजिक्स और ये इसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। और ये हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बोले तो आधुनिक भौतिकी। Okay, now physics splits into 2 parts, classical physics and modern physics। classical मतलब चिरसम्मत भौतिकी, modern मतलब आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत को, classical को, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मैकेनिक्स बोले तो यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक का मतलब ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, साउंड, ध्वनि, साउंड वेव हो जाएगा, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ये आ जाएंगे क्लासिकल में से। एंड मॉडर्न में क्या आ जाएगा? रिलेटिविटी, इसको बोलते हैं सापेक्षिकता, सेकंड क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, थर्ड आ जाएगा एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक बोले तो परमाणु भौतिकी, एंड लास्ट आ जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। ओके, सो once again physics splits into 2 parts, classical physics चिरसम्मत भौतिकी and modern physics आधुनिक भौतिकी। classical physics contains several types: mechanics यांत्रिकी, thermodynamic ऊष्मागतिकी, electromagnetism विद्युत चुंबकत्व, साउंड ध्वनि, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी एक्सेट्रा, और भी है इसमें से। एंड मॉडर्न फिजिक्स में से रिलेटिविटी सापेक्षिकता, क्वांटम फिजिक्स क्वांटम भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स परमाणु भौतिकी, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी। इन सब चीजों के पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है फिजिक्स को। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें से फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं? देयर आर 4 टाइप्स। एक तो ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण नियम। सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको फोर्स लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वैद्युत चुंबकीय बल, और इसको 2 पार्ट में
ब्रेक कर दिया गया है। एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी वैद्युतीय बल, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, बोले तो चुंबकीय बल। ओके, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वैद्युत चुंबकीय बल। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स यानी वैद्युतीय बल और चुंबकीय बल। थर्ड पार्ट है वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं, यह है दुर्बल बल। एंड लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। ओके, ये चार टाइप हैं। फंडामेंटल फोर्सेस मतलब प्रकृति के मूल बल। फंडामेंटल फोर्सेस in the nature splits into four types. First one is gravitational force, गुरुत्वाकर्षण बल। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकत्व बल। और इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल फोर्स वैद्युतीय बल जिसे आप गुलामी बल बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। वीक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स दुर्बल बल होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रबल नाभिकीय बल ये होते हैं। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। So let's we consider about the gravitational force. Gravitational force क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये दो मास हैं द्रव्यमान m1 m2 और कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है बल, ये बल जो होता है सिर्फ आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल, अट्रैक्टिव नेचर। आप जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। ऐसा तो कभी नहीं करती कि किसी वस्तु को आकर्षित कर दे और किसी वस्तु को प्रतिकर्षित कर दे, रिपेल कर दे, ऐसा नहीं करती। एवरीथिंग अट्रैक्ट्स टुवर्ड द ग्राउंड अंडर ग्रेविटी। ओके, तो ये सिर्फ आकर्षण यानी अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सारे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस जो डेवलप होंगे वही आपके एयरफोर्स एनडीए और ऐसी सारी चीजें में डिस्कस किए जाते हैं, तो उन्हीं को आप फोकस करिएगा। तो यहाँ फोर्स जो होता है F प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये पॉइंट, ये क्या है, एनी ग्रेविटेशनल लॉ स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी इसका कौन सा लॉ है, स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ऐसा बोल सकते हैं, स्क्वायर रेसिप्रोकल लॉ। ओके, तो ये फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, स्क्वायर रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को संतुष्ट करता है। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और G क्या है, G कांस्टेंट है, नियतांक, ये नियतांक है, और इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ये तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। यहाँ से इसका एक यूनिट भी बनेगा, तो देखिए इसका यूनिट बनेगा, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर से। तो इसका बन जाएगा फॉर्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ओके, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसके बारे में अलग से हाईलाइट करता हूँ। m1 m2 दो मास हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं आप, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है बल ओनली अट्रैक्टिव नेचर, आकर्षण प्रकृति का होगा, और ये दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और बीच की जो डिस्टेंस होती है दूरी उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है। तो
F प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। इट्स फॉलो द स्क्वायर रेसिप्रोकल लॉ, मतलब ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे, F प्रोपोर्शनल m1 इनटू बाई आर स्क्वायर। तो एक कांस्टेंट आएगा, जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, वो कांस्टेंट होता है g, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10 power minus 11 and its unit is Newton meter square per kg square. Okay, now we highlight this point individually. So g, so देखिए F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे g को एलिमिनेट करें तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F की वैल्यू न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन मास केजी, और फिर मास केजी स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम इसी से इसकी डायमेंशन बीमा भी निकाल लेते हैं। न्यूटन की होती है mLT माइनस 2, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर एम स्क्वायर। से एक m से m हट जाएगा, m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, ये g की डायमेंशन आ जाएगी। इज इट क्लियर? सो नाउ सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसे वैद्युत बल बोलते हैं। अब पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, वैद्युत बल को। क्या होता है, यहां पर ये दो चार्ज होते हैं Q1 Q2। ओके, ये किसमें होते हैं, रेस्ट में। ध्यान रखिएगा, रेस्ट बोले तो विराम में। और ये कैसे होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं। पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं। कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों टाइप का होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ऐसे अगर हो तो ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये सजातीय है, लाइक चार्ज है। इनको क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस, सजातीय आवेश। और अनलाइक क्या हो जाएंगे, मतलब अल्टरनेट, या तो ये या तो ये। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही होता है। पहली चीज तो ये रेस्ट होते हैं चार्ज और पॉइंट चार्ज होते हैं, क्योंकि वैद्युतीय बल जो होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेयर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वैद्युत क्षेत्र केवल है, वहां पर चार्ज विराम में होता है, रेस्ट में होता है। ओके, सो वी कैन से दैट इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज 0, अगर आवेश का वेग 0 है तो केवल वैद्युत क्षेत्र होगा। या इसका अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं कि इफ देयर इज प्रेजेंट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड देन चार्ज विल बी एट रेस्ट। अगर केवल वैद्युत क्षेत्र है तो आवेश विराम में होगा। दूसरी चीज, अब ये बिंदु क्यों बोला गया, पॉइंट चार्ज, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, हम कह सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन Q1 और Q2। Q1 और Q2 का कंपेयर करते हैं R से, तो R बहुत ज्यादा है। जैसे हम और प्लेन, तो हमारी हाइट या प्लेन की हाइट, ये दोनों ही बीच में जो गैप है 20-25 किलोमीटर का, उस लेंथ के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लेक्टिबल है, इसलिए पॉइंट। तो ये फोर्स होता है, हम डायरेक्टली नोट कर रहे हैं कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है कूलामिक फोर्स। ओके, ये सारी चीजें आप नोट कर चुके हैं, इनको मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये वैल्यू होती है। इससे अगर देखें तो F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल K है। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये जो कैपिटल K था, इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें से स्मॉल k क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं,
परावैद्युतांक, और इसकी वैल्यू जो होती है एयर यानी वायु के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, वाटर के लिए यानी पानी के लिए इसकी वैल्यू 81 होती है, मेटल के लिए यानी कोई धातुओं के लिए इसकी वैल्यू जो होती है इन्फिनिट होती है। सो रिमेंबर दिस वैल्यूज ऑफ के। ओके, इतना है। तो एयर के केस में अगर देखें यहाँ पर कि अगर ये एयर में है तो के एयर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी कंप्लीट वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इससे अगर देखें इतने से, तो ये रिलेशन बन जाएगा F1/F2 = K2/K1। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है, व्युत्क्रमानुपात है स्मॉल के यानी परावैद्युतांक है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, तो हम ये फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इतने Q1 Q2 अपॉन r² एयर मीडियम में। ओके, एंड नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट बचा। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस यानी वायु या निर्वात में क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता यानी आवेश को सहन करने की क्षमता, सहनशीलता, दैट मीन्स वैद्युतशीलता, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.86 × 10⁻12। अब फिर इसकी भी न्यू यूनिट होगी, तो देखिए इसी से F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² से हम एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट करें तो 4π Q1 Q2 अपॉन F × r²। तो 1/4π का तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसका जो यूनिट बनेगा Q का कूलाम, Q का कूलाम, फोर्स का न्यूटन, r² का मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट आ गया। क्लियर? अब हम इसी से इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो 80 होती है, तो कूलाम स्क्वायर A²T² अपॉन न्यूटन की mLt-2 और मीटर स्क्वायर L²। तो ये बन जाएगा m-1 L और L² L³ ऊपर जाएगा -3 -2 T का ऊपर जाएगा +2, तो T⁴ एंड A²। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पर भी इस मैग्नेटिक फोर्स में, चुंबकीय बल में हम बहुत खास बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, ये मैग्नेटिक फोर्स ये क्या है? 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर ये है, ये कैसे वायर हैं? कंडक्टिंग वायर। ध्यान दीजिएगा, ये खास बातें जो हैं यही इंपॉर्टेंट है। चालक तार है, ओके, दोनों की ही लेंथ सेम होगी, बीच में जो रखे हुए हैं उनके बीच का गैप r है, और इनमें करंट का फ्लो है I1 I2। ये दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, अपोजिट में भी हो सकती हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू μ0/2π I1 I2 L sin θ/r। ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? μ0/2π I1 I2 L sin θ/r। μ0/2π की वैल्यू क्या होती है? 2 × 10⁻⁷, या इसी को सॉल्व कर दीजिए तो केवल μ0 की वैल्यू आ जाएगी 4π × 10⁻⁷। पाई की भी वैल्यू अगर रख दें तो कंप्लीटली आ जाएगा 12.56 × 10⁻⁷। μ0 ये क्या है?
चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी। और ये भी होता है इन फ्री स्पेस, वायु या निर्वात में चुंबकशीलता होती है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इन द फ्री स्पेस। अब हम देखिए इससे और भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब हम इसी फॉर्मूले से 1 एम्पियर जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, उसकी भी डेफिनेशन निकालेंगे। तो देखिए ये F की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ I1 I2 L अपॉन R। मैक्सिमम फोर्स कितना है? मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 थी, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ के केस में देखिएगा, इनके बीच में ये वायर जो है, इनके बीच में कितना फोर्स लगे कि यहाँ पर करंट का फ्लो 1 एम्पियर हो। तो देखिए अगर I1 I2 = I = 1 एम्पियर, 1 एम्पियर है, और लेंथ जो है 1 मीटर है, ये वायर की लंबाई 1 मीटर है, और जो बीच की गैप है स्मॉल r वो भी 1 मीटर है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁷ I1 है, I2 1 है, L 1 है, अपॉन R की वैल्यू 1 है। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो कैसे डिस्कस करेंगे कि अगर इन चालक तारों में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इन तारों की लंबाई 1 मीटर है और दोनों 1 मीटर के गैप में भी रखे हैं, जैसे बिजली के तार ऊपर खींचे हुए होते हैं, समांतर लगाए जाते हैं, तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो गए। जनरली ऐसे ही ध्यान रखिएगा। इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टिंग वायर whose length is 1 meter and placed at 1 meter apart, then force between them will be 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो इनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ओके, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी बन जाती है 1 एम्पियर की। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों वायर में सिमिलर एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, देन फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। आप इसको कूलम्स लॉ से कंपेयर मत करिएगा। जब ये मैग्नेटिक फोर्स सॉल्व करते हैं तो उसमें से पता चलता है कि ये जो वायर थे दोनों, जब इसमें करंट ऐसे जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये फोर्स होगा इसकी वजह से, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जब करंट का फ्लो किया जाएगा दूसरे वायर में, तो ये फोर्स होगा इस वायर की वजह से और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स इधर ही को लग रहे हैं, तब ये तभी होंगे जब इनमें करंट सेम डायरेक्शन में होगी। तो ये क्या हुआ? अट्रैक्शन। आपको ध्यान है जब ऐसे हम दर्शाते थे तो ये आकर्षण बल को दर्शाते थे, ओके। तो अभी फिलहाल इसको ज्यादा जानकारी करने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा कि I1 I2 जो है ये सेम डायरेक्शन में है अगर, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और अगर यही ऐसे हो जाए, एक में इस तरीके के हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? ये इसके खास पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा। नाउ we will discuss about the weak force, दुर्बल बल। ये क्या होता है? तो ध्यान रखिए, इसका शॉर्टकट देखिए, ये है कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कैसा है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। जब इससे बीटा डीके होता है, बीटा डीके, बीटा क्षय बोल सकते हैं, तो क्या बनता है? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये बनेगा, डेवलप होगा, और एक एंटी न्यूट्रिनो होगा। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है एंटी न्यूट्रिनो, ओके। ये आया।
So in the beta decay of any radioactive substance, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से बीटा क्षय होता है, then formed इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो ये फोर्स इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो बल लगता है, फोर्स which acts between electron and anti-neutrino, that is Fv, ये क्या होता है? दुर्बल बल होता है। किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स, जो बल कार्य करता है, वो दुर्बल बल होता है, वीक फोर्स होता है। और इसकी ऑर्डर कितनी होती है? 10⁻15 ये ऑर्डर होती है इसकी। लगभग बहुत ही मतलब शॉर्ट रेंज अल्प परासी बल है। ओके, और ये साइज लगभग अप्रोक्सी इक्वल टू कह सकते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, किसके? नाभिक के आकार के तुल्य होता है। नाभिक का आकार भी लगभग इसी कोटि का होता है, 10⁻15 मीटर कोटि का। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से किसी बीटा क्षय होता है, कोई बीटा डीके होता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, तो इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनते हैं। सो वी कैन से दैट, ये कह सकते हैं कि सच अ फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, एक ऐसा बल जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच कार्य करता है, दुर्बल बल होता है, वीक फोर्स होता है, एंड इट इज द शॉर्ट रेंजर फोर्स, अल्प परासी बल होते हैं। इट्स ऑर्डर इज अप्रॉक्स 10⁻15, 10⁻15 कोटि का ये बल होता है, हु इज अप्रॉक्सी इक्वल टू साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो नाभिक के आकार के लगभग तुल्य होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। ये क्या होता है? अ फोर्स which tightly bound the nucleus with respect to this electron, एक ऐसा बल जो इस नाभिक में कार्य करता है, इस नाभिक को मजबूती के साथ बांधे रखता है, वो बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। यानी एक ऐसा बल जो नाभिक को मजबूती के साथ बांधे रखता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। अ फोर्स विच बाउंडेड दिस न्यूक्लियर स्टेबल ऑर्डर, ओके, स्थायी रूप से बांधे रखता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नाभिक में क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहीं पर ये बल कार्य करता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में काम कर रहा है। तो दिस फोर्स एक्ट बिटवीन P एंड P, ओके, F न्यूक्लियर, N एंड N, इनके बीच में भी F न्यूक्लियर, एंड P एंड N, इनके बीच में भी F न्यूक्लियर वर्क करता है। ध्यान रखिएगा, ये किनके बीच में लग सकता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है। तो ये होता है न्यूक्लियर यानी नाभिकीय बल, और वो भी स्ट्रॉन्ग, प्रबल नाभिकीय बल। ओके, अब हम एक शॉर्ट वे ध्यान रखेंगे, Fg1, ये G1 ध्यान रखिएगा। G1 का मतलब Fg रेशियो Fw रेशियो Fe रेशियो Fn, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, वीक फोर्स दुर्बल बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स वैद्युतीय बल, एंड न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इनका ऑर्डर होता है 10 पावर 0 रेशियो, 10 पावर 25 रेशियो, 10 पावर 36 रेशियो, 10 पावर 38, और किसी भी वैल्यू के पावर 0 का मान 1 होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रेशियो पावर 25 रेशियो पावर 36 रेशियो 10 पावर 38। ध्यान रखिएगा, ये इनका रेशियो होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन लॉ।
संरक्षण नियम। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन लॉ इन द नेचर। प्रकृति में कितने 4 तरह के संरक्षण नियम हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, ऊर्जा संरक्षण नियम। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ, क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ, यानी कोणीय संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। और चौथा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, आवेश संरक्षण नियम। ध्यान रखिएगा, इन द नेचर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन लॉ। फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, ऊर्जा संरक्षण नियम। सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। एंड फोर्थ वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, यानी आवेश संरक्षण नियम। अब हम इनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है और इनमें क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी। तो पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। देखिएगा इनमें जो खास पॉइंट डेवलप होंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ हमने डिस्कस क्या किया, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट्स नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कैसे, देखिएगा ये एग्जांपल है, ये क्या है, सोलर पैनल। ये तो आप सब लोग जानते हैं, हर एक गांव में यूज होने लगा है सोलर पैनल। और ये होती है यहाँ पर बैटरी, और ये सोलर पैनल की शीट होती है। यहाँ पर जो ये रेज आती हैं, सूर्य की किरणें, प्रकाश की किरणें, यानी ये है सोलर एनर्जी। क्या है, सौर ऊर्जा। ये जो है इसमें कन्वर्ट होती है, इस बैटरी में ये कलेक्ट हो जाती है। और ये कैसी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को उपयोग करके हम लाइट वगैरह जलाते हैं, तो ये बदल जाती है वैद्युत ऊर्जा। अब देखिएगा, सीधे अगर धूप पड़ती है वो ऊर्जा थी, ये कब महसूस होता है, जब सर्दियों में आपको सर्दी लग रही हो, धूप मिल जाए तो लगता है जैसे कि खाना मिल गया हो। तो ये एक एनर्जी है, ऊर्जा है। अब यहाँ पर सोलर फॉर्म में है, सौर के फॉर्म में, सौर ऊर्जा। अब यहाँ कलेक्ट कर लिया और रात में हम इसका उजाले के रूप में उपयोग करते हैं, विद्युत के रूप में, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल इसी का देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी के लिए, कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉल कर रही है, तो इसकी टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट विल बी कांस्टेंट। यानी यांत्रिक ऊर्जा के लिए देखें कि कोई वस्तु अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जा रही है, तो उस वस्तु के, गिरती हुई वस्तु के किसी भी बिंदु पर देखें तो कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट विल रिमेन्स कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस एंड पोटेंशियल, यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है टोटल एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉइंट, अभी हम यहाँ पर 2-4 पॉइंट और भी रेड कर लें, ए बी सी डी ई, तो सभी पॉइंट पर टोटल एनर्जी इक्वल होगी। ओके, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिएगा, इसके नाम से ही जाइएगा, ये क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। तो रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा कब, जब किसी वस्तु में कोई बाह्य बल कार्य ना करे।
यानी जब किसी वस्तु पे यानी सरल रेखा में गतिमान किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है। ओके, इफ देयर डजंट एक्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स on a moving body in the straight track, then its linear momentum will be conserved. Okay, so देखिएगा ये होता है dp अपॉन dt इक्वल टू f। ये क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था हमने, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम में पढ़ा था। तो dp इक्वल टू हो जाएगा f dt। जल्दी से देखिएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का dx क्या होता है? x होता है, तो 1 का dp क्या हो जाएगा? p। और यहाँ पर इफ f इक्वल टू 0 पुट कर दें, क्या डेफिनेशन यही थी कि कोई बाह्य बल कार्य ना करे। f इक्वल टू 0 होगा तो 0 dt हो जाएगा, तो p इक्वल टू 0 प्लस जब इंटीग्रेशन होता है तो उसके राइट साइड में क्या एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो p क्या आ गया? कांस्टेंट। और यही है कि उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। कब? जब f इक्वल टू 0। तो खास पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, dp बाई dt इक्वल टू f, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ में आता है, इसको ये आएगा इंटीग्रल फॉर्म आएगा, और इसके रूल्स के मुताबिक कि इफ f इक्वल टू 0 यानी बाह्य बल शून्य हो तो इसको सॉल्व कर दिया हमने। जब इंटीग्रेट हो गए तो एक कांस्टेंट आएगा, तो p का वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, यानी जब बाह्य बल शून्य होता है तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है, संरक्षित रहता है। ये भी नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग संरक्षण। अब ठीक, अब यहाँ एंगुलर यानी अब रोटेशनल बॉडी की बात आ गई, जो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो उसके लिए। तो घूर्णन करती हुई किसी वस्तु पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण, अब पहले बल था, अब क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण कार्य ना करे, मतलब शून्य रहे, तो ये क्या होता है? dl अपॉन dt इक्वल टू ये होता है टाउ, टार्क के इक्वल होता है। dl इक्वल टू लिख सकते हैं टार्क dt, ओके, और इंटीग्रेट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे, जैसे हमने 1 का dx x लिखा था, तो 1 का dl क्या हो जाएगा? l, और यहाँ पर फिर वही f टार्क इक्वल टू 0। बाह्य बल आघूर्ण, एक्सटर्नल टार्क 0 हो, कार्य ना करे, तो 0 dt। तो जब 0 का इंटीग्रल करेंगे तो 0, और लास्ट साइड में राइट साइड में जब इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो क्या आ गया? l इक्वल टू कांस्टेंट। और l क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्या है? कोणीय संवेग है। तो देखिएगा, कोणीय संवेग कब नियत है? कांस्टेंट है, जब इसमें टाउ की वैल्यू 0 है। टाउ क्या है? बाह्य बल आघूर्ण, एक्सटर्नल टर्क। तो खास बात यहाँ पर क्या होगी? dl बाई dt इक्वल टू टाउ। इसका ये होगा इंटीग्रेशन फॉर्म, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, और रूल्स के मुताबिक कंजर्वेशन के, कि जब किसी वस्तु में बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, कार्य ना करे, तो इसका कोणीय संवेग नियत रहता है। तो हमने टाउ की वैल्यू 0 रख दी, ये खास पॉइंट 0 रख दिया, तो ये आ गया। L की वैल्यू कांस्टेंट, L होता है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। एंड नाउ लास्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, आवेश संरक्षण नियम। ओके, तो ये कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश जो होता है वो क्या रहता है? नियत रहता है, संरक्षित रहता है। ओके, so we can say that for any isolated system, okay, total charge will be conserved. कैसे? ये जैसे देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है, ये सिल्क है और ये ग्लास है। इनिशियली जब तक इसको आपस में रगड़ा नहीं है तो Q सिल्क 0 है और Q ग्लास 0 है, तो Q टोटल क्या होगा? QS प्लस QG 0।
लेकिन जब इसको क्या किया, रगड़ दिया, रगड़ने के बाद, आफ्टर रबिंग, तो रब करने के बाद ये है सिल्क, और सिल्क में कैसा चार्ज आ जाता है, निगेटिव, और ये है ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट में कैसा चार्ज आता है, आ जाता है पॉजिटिव। तो जितना इसमें निगेटिव होगा उतना इसमें पॉजिटिव होगा। तो अब देखें Q डैश टोटल कितना हो जाएगा, Q डैश एस प्लस Q डैश जी माइनस Q प्लस Q फिर 0। देखिएगा, बिफोर रबिंग टोटल चार्ज 0 एंड आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज 0। तो आवेश क्या है, संरक्षित है कि ये सिल्क था, ये कांच था, रेशम और कांच को आप रगड़ने से पहले इनमें आवेश शून्य था, लेकिन जब रगड़ते हैं तो इनमें आवेश का स्थानांतरण होता है एक दूसरे में। तो कैसे, यहाँ पर सिल्क में नेगेटिव और ग्लास में पॉजिटिव आ जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ग्लास और सिल्क, यानी ग्लास से ट्रांसफॉर्मेशन स्थानांतरण होता है सिल्क में, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ग्लास से सिल्क में होता है, और ये जितना चार्ज नेगेटिव होगा वही इतना पॉजिटिव हो जाएगा, टोटल कर देंगे तो फिर भी 0 आ जाएगा। तो अब ये आवेश कैसा है, संरक्षित है, चार्ज कंजर्व है। एक छोटा सा एग्जांपल इसी का और ले सकते हैं कि जैसे ये कोई बॉडी है, इसमें 500 कूलाम चार्ज है, और इसको इन 3 बॉडीज में इसको वितरित कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मान लेते हैं कि ये है B, ये है C, ये है D। तो ध्यान रखिएगा जितना आवेश इसके पास है उतना ही ये वितरण कर सकता है, दे सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर 100 कूलाम चार्ज यहाँ पर आ गया, 150 कूलाम चार्ज यहाँ पर आ गया, तो बचा 250 कूलाम चार्ज यहाँ पर आएगा। यानी ये कह सकते हैं कि QA जितना होगा यही B, C और D में बांट दिया गया है, तो यही चार्ज इन चार्ज के टोटल के बराबर हो गया। जितना आवेश था उतना ही वितरित किया जा सकता है। ओके, तो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।